जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी सच्चाई को सामने लाने जा रहे हैं जिसे जानकर शायद आप चौंक जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने उन मीडिया चैनलों और यूट्यूबर्स की असलियत उजागर की है जो न्यूज के नाम पर सिर्फ टीआरपी का धंधा कर रहे हैं। यह मीडिया अब पत्रकारिता नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड शो बेच रही है। कुछ चैनल तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी पाकिस्तान, कराची और अफगानिस्तान तक पहुंचने का दावा कर देते हैं, जबकि सच्चाई जमीन से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। कुछ यूट्यूबर्स ने भी इस एजेंडे को अपना लिया है। ये लोग खुद को एक्सपोजर या सत्या का सिपाही बताकर भारत देश को ही बदनाम करने लगते हैं। ये गिने चुने चेहरों को ही टारगेट करते हैं और पूरी व्यवस्था को झूठा ठहराने लगते हैं। लेकिन सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे होता है एजेंडा और मोटी रकम। ये लोग भारत की सकारात्मक बातों को नजरअंदाज करते हैं और फेक न्यूज फैलाकर सिर्फ पैसे कमाने में लगे होते हैं। इन्हें ना देश की छवि से मतलब होता है, ना ही सच से। सुधीर चौधरी ने साफ कहा है कि कुछ मीडिया चैनल और यूट्यूबर विदेशी पैसों के लिए भारत विरोधी कंटेंट फैलाते हैं। इस वीडियो में हमने इसी दोहरे चेहरे वाली मीडिया और यूट्यूब पत्रकारिता की परतें खोली हैं। जानिए कैसे गोदी मीडिया और छद्म एक्सपोजर्स भारत के साथ खेल कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि असली पत्रकार कौन है और कौन सिर्फ कैमरे के सामने नकाब पहनकर झूठ परोस रहा है। जय हिंद, जय श्री राम। उसने कोई ऐसा बड़ा प्रयोग नहीं किया, उसने कुछ नया नहीं किया, वो नया करना भी नहीं चाहता, वो प्रयोग नहीं करना चाहता, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता, नए टैलेंट में विश्वास नहीं रखना चाहता, वो सेफ खेलना चाहता है। और 10 साल में जो आप बात कर रहे हैं, सोचिए कि टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री 10 साल में कोई बड़ा नाम नहीं दे पाई, लेकिन सोशल मीडिया ने इस दौरान कितने बड़े बड़े नाम दे दिए। इस दौरान कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ गए जिनके नाम आप सबको पता है। इसका क्या मतलब है? जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया है, इट्स अ मच मच मोर वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म जो नए टैलेंट को पसंद भी करता है, नए टैलेंट को मौका देता है, जगह देता है, और फिर सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड है कि आप आइए, अपना हुनर दिखाइए, अपना टैलेंट दिखाइए, और ये दर्शक के ऊपर है कि वो किसको पसंद करेगा। लेकिन न्यूज़ चैनल्स में वो लेवल प्लेइंग फील्ड अभी नहीं है, और ये न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी नाकामी है कि इतने बड़े बड़े सेटअप, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होने के बावजूद 500 लोग एक न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं, आप घर घर में जा रहे हैं, इतना बड़ा पुराना आपका ब्रांड नेम है, लेकिन आप कोई एक नया नाम, एक नया न्यूज़ एंकर, जर्नलिस्ट पैदा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे कम से कम 4 से 5 चैनलों ने कहा कि अपने पॉडकास्ट को दे दीजिए, हम टीवी पे यूज़ करेंगे। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि फिर टीवी के इंटरव्यूज़ क्यों नहीं चल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि वही इंटरव्यूज़, वही शख्स जो टीवी से निकल रहा है, वो जब हमारे प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, या मेरे जैसे जो और लोग काम कर रहे हैं, उनके यहाँ पर ज़्यादा व्यूज़ लेकर आ रहा है, ज़्यादा दे रहा है, और फिर टीवी को मांगना पड़ रहा है, डिस्पाइट कि उनका सेटअप बड़ा है, उनकी टेक्नोलॉजी बड़ी है, उनकी लाइटिंग हमसे ज़्यादा खूबसूरत होगी, कैमरे हमसे ज़्यादा बेहतर होंगे। इसकी वजह क्या लगती है आपको? क्योंकि न्यूज़ रूम में हर न्यूज़ रूम में पॉलिटिक्स है, हर न्यूज़ रूम में एक राजनीति है। मैं अक्सर मजाक में ये बात कहता हूँ कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो राजनीति में है ही। तो मैं नेताओं को कई बार ये बोलता था कि आप न्यूज़ चैनल्स के न्यूज़ रूम में आइए तो आपको आपकी पार्टी से भी ज़्यादा पॉलिटिक्स यहाँ मिलेगी। मुझे आपकी ज्वाइनिंग याद आ गई। तो आप देखते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज में कैसी महीन एक राजनीति होती है। वो आपको मौका भी देते हैं लेकिन साथ में छीन भी लेते हैं, है ना। आपको एक सुसाइड मिशन पे भेज भी देते हैं ताकि आप फेल हो जाएं। तो बहुत एक महीन राजनीति होती है। लेकिन न्यूज़ चैनल्स की जो राजनीति है वो उससे भी एक दर्जे ऊपर की है। तो मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने नेताओं को इंटर्नशिप करने के लिए न्यूज़ चैनल के न्यूज़ रूम में भेजना चाहिए। मैं और आप जी में काम करते थे, तो जब आप आज तक में आए तो मैंने आपको लेके आते ट्वीट कर दिया। मेरी एक्साइटमेंट थी कि मेरे पुराने कॉलीग हैं, सीनियर हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे भी बातें याद आ रही सारी। तो आप एक आदमी को लेकर भी आ रहे हैं और फिर भी आप ये चाहते हैं कि उस आदमी को प्रमोट ना किया जाए। आप उसको उतना पैसा भी दे रहे हैं, आप उसको करोड़ों रुपया देकर अपने चैनल में ला रहे हैं, और फिर ये भी कोशिश करते हैं कि कहीं इसके शो की रेटिंग ना आ जाए। तो ये एक जो राजनीति, ये शिकायत आपको रही आज तक में? ये सब जगह है कि आप 9 PM तक बंधे थे। मतलब ये कई सारे जो क्वेश्चंस मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाला था मैंने कि सुधीर चौधरी जी से क्या पूछना चाहेंगे, तो उसमें कॉमन क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि सुधीर जी बड़े दिनों पर आज तक में सुबह नजर नहीं आते थे, या बाकी दिन वो रात को 9 बजे तक सीमित थे, और कई बार दिन में बड़ी घटनाएं होती हैं, वहां बड़े एंकर्स आते हैं, तो आपको 9 बजे तक रखा गया था। जो आप बात से मुझे याद है। लेकिन इससे मैं डिसएग्री करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि मैं दिन में क्यों नहीं आता था। वो मेरी इच्छा थी, इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। वो मुझसे पूछते भी थे कि आपको दिन में कब आना है, आप बताइए अगर आप दिन में आना चाहते हैं, आप कोई शो करना चाहते हैं। ये मेरी चॉइस थी, और मुझे ऐसा लगता था कि दिन में, मान लीजिए जैसे चुनाव का ही टाइम है, तो धीरे धीरे मैं अपने अंदर क्या बदलाव लेकर आ रहा हूँ। एक टाइम था जब हमें बहुत एक्साइटमेंट होता था कि रिजल्ट वाले दिन, चुनाव के नतीजों वाले दिन सुबह सुबह बैठ जाइए, फिर रिजल्ट जब आ रहा है तो उस समय आपको होना चाहिए।
लेकिन फिर मैंने देखा कि जब नतीजे वाले दिन जिस तरह की कवरेज होती है चैनल्स में, चीखा चिल्ली हो रही है, कहीं सायरन बज रहा है, कहीं घंटा बज रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है, नाटक हो रहा है, फिर उस पर चिल्ला चिल्ला के लोग बता रहे हैं कि अभी ये हो रहा है, तो मैं नहीं चिल्ला सकता। ईवीएम और बैलेट खोलने के पहले सरकार बन जाती है, उससे पहले सरकार बन जाती है। अभी पहला रुझान भी नहीं आया और न्यूज़ चैनल आपको ये बता रहा है कि 100 पार हो गया, 100 पार हो गया। एक रुझान नहीं आया अभी तक, एक बैलेट बॉक्स खोला नहीं है, उससे पहले आपने बता दिया कि 100 नतीजे आ भी गए या रुझान आ गए। तो भाई ये अपने बस का नहीं है। सर मैंने तो देखा है, मतलब मैं तो अलग अलग चैनलों में काम किया मैंने कि अच्छा फलाने के 80 हो गया है, एक काम करो 100 कर दो, 100 कर दो। उसने 100 कर दिया, 150 कर दो। इसमें कई बार जो अगर मान ली 240 सीट है या 545 सीट है तो 550 हो गया बढ़ाते बढ़ाते। इलेक्शन रिजल्ट के दौरान जो दिन का जो पूरा ये होता है, माहौल होता है, कवरेज होता है, ये मैं नहीं कर सकता। मेरा मन नहीं मानता कि मैं चिल्ला चिल्ला के बात करूं। रुझान गलत आ रहे हैं तो फिर मैं बताता रहूं, फिर कोई आके मुझे चैलेंज भी कर देगा कि देखिए अभी तो ये हो रहा है, फिर मैं चैनल की तरफ से उसका जवाब दूं। मैं ये नहीं करना। तो पहलगाम को लेकर आपको तो लगा होगा भगवान ने बचाया, फिर इस पर भी मैं आऊँगा। तो इसीलिए मैं आपको जो बता रहा था वो ये कि धीरे धीरे मैंने वो दिन वाली कवरेज से अपने आप को निकाल लिया। यहाँ भी मैंने अपने लिए एक चुनौती रखी, और वो ये कि अगर चुनाव के नतीजे दिन भर में आ चुके हैं तो भी अगर किसी को मेरा विश्लेषण सुनना है और वो चाहता है कि वो मेरी नज़र से उसको देखे, तो भाई आपको रात में 9 बजे आना चाहिए। तो क्या लोग 9 बजे आएंगे? तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी जो क्वांटिटी है, मतलब अपनी सप्लाई, वो बिल्कुल लिमिट कर दूंगा और मैं सिर्फ 9 बजे ही आऊँगा। अगर किसी को मुझे सुनना है तो वो 9 बजे आए। मतलब टीवी में जो अपॉइंटमेंट व्यूइंग खत्म हो रही थी, मैंने उसको कुछ हद तक बरकरार रखने की कोशिश की कि वो अपॉइंटमेंट व्यूइंग रहे कि 9 बजे अगर किसी से मिलने के लिए आना है तो आए। तो ये कारण था कि मैं फिर दिन में से मैंने अपने आप को हटा लिया और मैं रात में सिर्फ 9 बजे ही आता था। और मैं सोचता था कि 9 बजे अगर मैं कुछ अलग बात कह रहा हूँ, अगर लोगों को मुझ में कुछ अलग बात दिखाई देती है तो लोग आएंगे, वरना लोग नहीं आएंगे। एंड आई हैव बीन वेरी लकी। और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरी लाज रखी, मेरी नाक कटने नहीं दी कभी। और मैं, आप देखिए कि 9 बजे ज़्यादातर समय में, दिन में जिस समय नतीजे आ भी रहे होते थे, 9 बजे उससे भी ज़्यादा व्यूअरशिप होती थी, क्योंकि लोग एनालिसिस के लिए आते थे और लोगों को चीखना चिल्लाना छोड़ के वो चाहते थे कि शांतिपूर्वक तरीके से वो 1 घंटा एक एक चीज़ समझ लें। पर हमारे देश का मुझे ऐसा लगता है कि या तो मूड कह लीजिए या हमारा पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा है कि जब तक एंकर चिल्ला चिल्ला के वो बात नहीं कहेगा तब तक शायद वो बात रजिस्टर नहीं होगी। फिर ये कहा जाता है कि नहीं, दूसरा वाला जो कॉम्पिटिटर चैनल है वहाँ का एंकर ज़्यादा चिल्ला रहा है तो आप और ज़्यादा चिल्लाइए। उन्होंने मिसाइल कराची तक पहुँचा दी, अब आप इस्लामाबाद तक पहुँचाइए। तो ये तो एक ऐसी अंधी दौड़ है। नहीं, बट ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। जैसे मैं आपने कहा कि अभी राइट नाउ यू द हाईएस्ट पेड एंकर, आप टीआरपी में भी आई डोंट थिंक कोई आपके आसपास, हिंदी में तो कोई नहीं रहा, अंग्रेजी का दर्शक ही छोटा है तो उससे तुलना कोई मतलब ही नहीं बनता। तो अगर एक एंकर स्थापित है, उसका शो नंबर 1 है और वो नहीं चीख रहा, हमने उसको उदाहरण नहीं बनाया, हमने उन टीवी चैनल को बनाया जहां कहा गया ड्रग दो ड्रग, जैसे चिल्ला चिल्ला ये किया गया। बिल्कुल। तो वो एग्जाम्पल क्यों बना, ये क्यों नहीं बना? इसका एनालिसिस क्यों? इसका एनालिसिस ये है कि एक बहुत बड़ी लॉबी है जो हमारे मीडिया को बदनाम करना चाहती है, डिस्क्रेडिट करना चाहती है, और उसमें भी कुछ खास एंकर्स को, सबके लिए नहीं है ये। तो मैं आज यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ फैक्ट चेकर, सो कॉल्ड, जो अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं कि मैं तो जी फैक्ट चेक करता हूँ, सवाल दिया उन्होंने आपके लिए। तो ये जो फैक्ट चेक करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ वही 5-10 लोगों का फैक्ट चेक क्यों करते हैं? सिर्फ 2-4 इन्हीं गिनी चुनी पार्टियों का फैक्ट चेक क्यों करते हैं? सबका फैक्ट चेक कैसे नहीं करते ये? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मंशा में भी मिलावट है, खोट है। आप एक खास एजेंडे पे अगर कोई चीज़ आपको सूट करती है तो आप उसके बारे में लिखेंगे, जो चीज़ आपको सूट नहीं करती उसके बारे में नहीं लिखेंगे। आज भी मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो भारत को लेके उल्टे सीधे वीडियोस बनाते हैं, जो एक मौका नहीं छोड़ते हमारे देश को बदनाम करने का। उनका कोई फैक्ट चेक नहीं करता, उनके बारे में कोई नहीं कहता कि देखिए इन्होंने ये गलत जानकारी दी, उनकी कोई स्क्रूटनी नहीं करता। उनको कहते हैं यही सच्चे पत्रकार हैं। और अगर कोई पत्रकार आज ये कह दे, मान ली, मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारे देश के मीडिया ने, चलिए किसी भी टोन में बताया हो, पर यही तो बताया कि भारत जीत रहा है और पाकिस्तान हार रहा है। ये तो सही है, इतना तो सही है। आप मान सकते हैं कि इस युद्ध में भारत बहुत भारी पड़ा और पाकिस्तान हार गया। टीवी मीडिया ने कम से कम ये बताया, टीवी मीडिया ने बताया, ये तो सही है। डिजिटल में तो कुछ लोग थे। लेकिन अब आप उल्टी कहानी देखिए, ऐसे भी तो लोग हैं जो पाकिस्तान के नुकसान बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये जानना चाहते हैं, ये बताओ भारत का कितना नुकसान हुआ, और जब ये पता चलेगा कि भारत का इतना नुकसान हो गया तब वो ये प्रूव कर देंगे कि भारत हार गया। उनकी कोई स्क्रूटनी नहीं है, उनका कोई फैक्ट चेकिंग नहीं है, कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये आदमी, ये यूट्यूबर्स, ये फैक्ट चेकर्स यहाँ रह के क्यों इस बात पे तुले हुए हैं कि ये हर चीज़ में पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं। सर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इसमें। आप फैक्ट चेक की बात कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखिए। देश में बहुत बड़ा अखबार है द हिंदू,
उसके एक जर्नलिस्ट ने एक खबर छापी, वॉर के ऑपरेशन सिंदूर के सुबह सुबह खबर छापी थी, शायद नेक्स्ट से छापी थी, और वो काफ़ी चर्चित खबर चली थी कि इंडिया के इतने राफेल गिरा दिए गए। बाद में वो खबर डिलीट हुई। द हिंदू ने अपॉलॉजी की कि ये खबर कोई वेरीफाइड नहीं थी, और उस खबर को ग्लोबल टाइम्स ने और दुनिया भर के तमाम अखबारों ने छाप दिया। हमारे हिंदुस्तान के मीडिया कोट करते हो कि देखिए जी ये तो खुद कह रहे हैं, जबकि ये सब सोर्सेस खेले थे। और वो मुझे उस वक्त लगा कि यार आप अपने देश के खिलाफ ही कैसे लिख सकते हो। हमने एक वीडियो बनाया, उस जर्नलिस्ट से मुझे कॉल किया और कहा कि तुम मेरे खिलाफ फेक न्यूज़ क्यों चला रहे हो। मैंने कहा फेक न्यूज़ तो ये थी कि 5 राफेल आप कह रहे हो गिरा दिए गए, ये किसने कहा आपसे? इसे मना भी तो नहीं किया, तो मैंने गिरा दिए गए। हमारी इंडियन एयरफोर्स कह रही है, आर्मी कह रही है कि हमने जो मिशन था वो कंप्लीट कर दिया, हमारा टारगेट वो था। कह रहे तो मेरा नाम खराब करो। मैंने कहा आपको देश का नाम खराब करने की कोई चिंता नहीं। एंड देन शी इज लाइक कि देशभक्ति मत सिखाओ मुझे। आई एम लाइक सीखना चाहिए आप जैसे लोगों को कि वॉर चल रही है, हमारे लोगों को कोट करके पाकिस्तान में खबरें दिखाई जा रही है, हमारे लोग कोट करके ग्लोबल टाइम्स डाल रहा है, और आप इसको प्राउड फील करो। बिल्कुल, बिना फैक्ट के किस आधार पर आपने छापा कोई अता पता नहीं। तो बड़ी बात शुभांकर अभी, लेकिन बदनाम जो है वो बाकी लोग कर दिया जाएगा, बाकी लोग कर दिए जाएंगे। तो अभी अगर कोई कहता है कि भारत के 5 विमान नष्ट हो गए, तब तो लोग उस पर तालियां बजा रहे हैं। और अगर अब ये कहते हैं कि नहीं नष्ट हुए हैं, पाकिस्तान के 10 गिर गए, तो वो आपका फैक्ट चेक करते हैं। तो अभी ये हो रहा है, तो देश के लोगों को ये पहचानना पड़ेगा। और मैं आपको फिर से बात कहता हूँ, सबसे बड़ा अपराध मेरी नज़र में वो है जब कोई अपनी मातृभूमि को बेचता है। सहमत हूं मैं इस चीज पे, है ना। कितने से बड़ा चोर, बड़े से बड़ा अपराधी, बड़े से बड़ा फ्रॉड अपनी माँ को कभी नहीं बेचेगा। वो दुनिया भर में कुछ भी करके आएगा, अपनी माँ को कभी नहीं बेचेगा, अपनी माँ के बारे में खराब बात ना करेगा और ना सुनेगा। बड़े से बड़ा खतरनाक से खतरनाक अपराधी की भी आप बात कर लो। अब उस आदमी के बारे में सोचिए, मातृभूमि मतलब हमारे संस्कारों में मातृभूमि हमारी माँ है ना, हमारा देश हमारी माँ है। जो व्यक्ति अपनी माँ को बेचने को तैयार हो जाए, जो व्यक्ति अपनी माँ का अपमान करके पैसा कमाए, जो व्यक्ति अपनी माँ को, अपनी मातृभूमि को बाहर निकाल के बेइज्जत करे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कहीं से पैसा मिल रहा है, उस व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचोगे, आपकी क्या राय है, बस इतना सोचिएगा। और ये जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान की मदद करते हैं ऐसे टाइम में भी, ये सब वही कर रहे हैं। पता नहीं क्यों हमारे देश के लोग इन लोगों को अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा। और इससे उनका चरित्र आपको समझ में आएगा कि ये बार बार हर बार अपनी मातृभूमि के ही पीछे क्यों पड़ते हैं, अपने ही देश को नीचा क्यों दिखाते हैं। तो शशि थरूर, जिनका अभी आपने नाम लिया, ओवैसी हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, इन्होंने दिल जीत लिया लोगों का। इन्होंने बताया कि देश यानी हमारे मातृभूमि सबसे ऊपर है। अब आप उन यूट्यूबर्स को सोचिए जो इस दौरान भी बाज नहीं आ रहे हैं, उन फैक्ट चेकर्स को देखिए जो इस दौरान भी बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी वो यही बताने में लगे हुए हैं कि कैसे भारत को कमज़ोर करना है, कैसे दुनिया को ये बताना है कि भारत की सरकार झूठ बोल रही है, इंडियन एयरफोर्स झूठ बोल रही है, भारतीय सेना झूठ बोल रही है। कैसे ये साबित कर दें कि हमारे देश की जो सेना है वो पिट गई पाकिस्तान से।